हेलो, वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू इन मेड विद वीजे। जैसा कि हमारा जो प्रीवियस सेशन था इंस्ट्रूमेंट पे, वो सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को अप टू डेट करा के फाइनल कर दिया गया है। सारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने सारा लेक्चर्स को ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में अपना डाल दिया है। सो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ओप्स एंड गायनी का सारा इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो सकते थे, वो सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर्स ऑलरेडी तैयार होके प्लेलिस्ट बना के मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। आप लोग चाहें तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और ज़रूर आप लोग सपोर्ट करें कि लेक्चर कैसा लगा। दूसरा, मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लोकल एनेस्थीसिया एज वेल एज इन आईसीयू जो यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट, मैंने उसके भी लेक्चर्स सारे डिटेल बना दिए थे। लगभग 4 लेक्चर थे उसके, और उसको भी मैंने लेक्चर्स को बना के मैंने प्लेलिस्ट पे डाल दिया है ऑलरेडी। सो आज जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आज इस सेशन में कुछ नया स्पेशल आप लोगों के लिए लेके आने वाला था। सो आज ये इंतज़ार ख़त्म होता है आप लोगों का। तो आज मैं फार्माकोलॉजी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच। बहुत सारे बच्चों के डिमांड थे कि सर फार्मा में कुछ किया जाए, फार्मा में कुछ समझ नहीं आ रहा है, फार्मा में कुछ ऐसा टॉपिक आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। सो इंतज़ार ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है और फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट में बहुत ही सिंपल करके, क्रिस्टल क्लियर करके मैं आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूँ। सो बस ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। लेक्चर्स को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। और प्लीज़ आप अपना प्यार बनाए रखें इसी तरीके से और कोऑपरेट करते रहें और बताते रहें टाइम टू टाइम कि किस तरह के लेक्चर्स आप लोगों को चाहिए। सो सभी के डिमांड से मैं फार्माकोलॉजी सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें लेक्चर नंबर 1 है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो आज से हमारा फार्माकोलॉजी का सेशन स्टार्ट होता है और लेक्चर नंबर 1 आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी है, इसको बड़ा ही प्यार से आप लोग समझें, बहुत ही प्यार से देखें, और कहीं कोई प्रॉब्लम समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन डालें। और हाँ, अगर फार्मा का लेक्चर मेरे से पढ़कर आपको अगर बेटर फील होती है और अगर अच्छा लगेगा, सो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार ज़रूर सपोर्ट करके आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे इस चैनल को, ताकि मुझे और भी अच्छा लगे। सो बिना लेट किए हुए हम लोग चालू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी है क्या। ठीक है, तो जैसा कि आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज़ नथिंग, एक मिनट में थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लूँ। हाँ, तो फार्माकोलॉजी इज नथिंग, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ फार्माकोलॉजी, फार्मा का मीन्स ड्रग होता है एंड लॉगी मीन्स टू स्टडी। सिंपली अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग। हम ड्रग के बारे में जब पढ़ाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फार्माकोलॉजी। तो याद रखना है कि एक्चुअली में ड्रग की यूजेस, उसकी नॉन यूजेस, हाउ द ड्रग वर्क, ड्रग काम कैसे करेंगे, एंड एडवर्स इफेक्ट आर स्टडीड इन फार्माकोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग के बारे में हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ के और सिर्फ छोड़ देते, नहीं। फार्माकोलॉजी में हम ये जानते हैं कि ड्रग का यूजेस क्या होगा, ड्रग का जो नॉन यूजेस क्या होगा। लेट सपोज कि अगर मैं कोई मेडिसिन ले रहा हूँ तो उसकी यूजेस क्या है, उसकी नॉन यूजेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि हाउ द ड्रग वर्क, अगर मैंने जो ड्रग खाया है तो वो ड्रग काम कैसे करेगी हमारी बॉडी में, एंड एडवर्स इफेक्ट, ये सारे के सारे हम फार्माकोलॉजी में डील करते हैं। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि जिस दवा को मैंने खाया है उसकी कोई रिएक्शन तो नहीं हमारी बॉडी में हो रही है। तो दिस ऑल कंबाइंड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड अ फार्माकोलॉजी। ठीक है, प्रॉपर डोजेज आर डिफाइंड इन फार्माकोलॉजी, कितना डोज होना चाहिए ड्रग का। लेट सपोज अगर किसी पेशेंट का एज 20 ईयर्स है और उसका वेट जो है 20 ईयर्स के हिसाब से 55 या 56 kg है, तो अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द पेशेंट,
हम ड्रग की डोजेस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ फार्माकोलॉजी के अंदर में ही आते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग। उसमें हम लोग यूजेज, नॉन यूजेज, एडवर्स इफेक्ट, उसकी ड्रग कैसे काम करते हैं, ड्रग वर्क, ये सारे के सारे स्टडी करते हैं हम फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, क्या कह रहा है कि फार्माकोलॉजी इज यूज टू प्रिस्क्राइब ड्रग टू पेशेंट सो दैट डिजीज कैन बी क्योर्ड एंड प्रिवेंटेड। जाहिर सी बात है, फार्माकोलॉजी में हम लोग पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब करने का मतलब है कि कौन सी ड्रग उस पेशेंट को देनी पड़ेगी जिससे उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू अच्छी हो जाए, मतलब कि जिससे उसकी जो डिजीज कंडीशन है वो सही हो जाए। दैट इज कॉल्ड अ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा रिटन प्रूफ होता है ये ड्रग कि आपको ये ड्रग चलेगी। तो ये ड्रग आपको प्रिस्क्राइब इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो डिजीज है वो बेटर हो सके। तो याद रखना है कि फार्माकोलॉजी में ऑल टुगेदर सारे चीज़ कंबाइंड होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ड्रग। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग के यूजेस के बारे में, ड्रग की नॉन यूजेस के बारे में, एज वेल एज ड्रग हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं उसकी स्टडी करेंगे, एज वेल एज हमारी बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट करती है। दो चीज़ें हैं, एक तो है कि ड्रग हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट डालती है, और दूसरी चीज़ है कि हमारी बॉडी ड्रग के रिस्पॉन्स में कैसे रिएक्शन दिखाती है। ठीक है, ये भी चीज़ समझेंगे। उसके बाद जो ड्रग खा रहे हैं उसके कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, और अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या शो कर रहे हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी में हम प्रिस्क्राइब ड्रग, मतलब ड्रग को प्रिस्क्राइब करने में भी यूज़ करते हैं फार्माकोलॉजी को। ठीक है, ताकि वो पेशेंट जो है डिजीज से क्योर हो सके और प्रिवेंटेड हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं बात करता हूँ फार्माकोलॉजी के बारे में, तो फार्माकोलॉजी का मैंने डिफिनेशन जो है डिटेल में आप लोग के सामने यहाँ पे दे रखा है, स्क्रीन पे आप देखेंगे। फार्माकोलॉजी तो कह रहा है क्या कि फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द इफेक्ट, मैकेनिज्म, यूजेज एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो याद रखिएगा, फार्माकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ड्रग की इफेक्ट के बारे में जानते हैं, ड्रग की मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, और यूजेस और उसकी साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग के बारे में जानेंगे ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ड्रग को कंज्यूम कर रहा होगा तो उसमें उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे होंगे, उस ड्रग की इफेक्ट क्या हो रहे होंगे, उस ड्रग की मैकेनिज्म क्या होंगे, यूजेस क्या होंगे, इस सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन केस ऑफ अ फार्माकोलॉजी। इट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक। इसमें वाइड रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडेड होते हैं फार्माकोलॉजी में। नंबर 1 है फार्माकोडायनेमिक्स। क्या है हमारा? फार्माकोडायनेमिक्स, और दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स। समझते हैं दोनों क्या होता है। देखो, फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ड्रग जब मैं कंज्यूम कर रहा हूं, जब मैं ड्रग को ले रहा हूं, तो ड्रग हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेगी, वो भी फार्माकोलॉजी के अंदर में ही पढ़ना होता है। तो जब एक ड्रग को मैं कंज्यूम करता हूं तो वो ड्रग हमारे बॉडी पे इफेक्ट क्या डालेगी, दैट इज कॉल्ड अ फार्माकोडायनेमिक्स। जब मैंने ड्रग को खा लिया, खाने के बाद मेरी बॉडी उस ड्रग पे क्या रिएक्शन देगी, मेरी बॉडी उस ड्रग के लिए क्या रिएक्शन करेगी, क्या रिएक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड अ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स आई होप सो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो फार्माकोडायनेमिक्स वो होते हैं कि जब हम ड्रग को खाते हैं तो ड्रग हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट डालते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फार्माकोडायनेमिक्स। जब ड्रग खा लिया तो हमारी बॉडी उस ड्रग पे क्या इफेक्ट डालती है, दैट इज कॉल्ड अ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये दो टर्म्स आपको फार्माकोलॉजी में प्रॉपर तरीके से समझने होते हैं। तो पहला हम लोग समझते हैं फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। देखिए डिफिनेशन क्या लिख रखा है, हाउ ड्रग अफेक्ट द बॉडी, कैसे कोई एक ड्रग हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड अ फार्माकोडायनेमिक्स, इंक्लूडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल टारगेट्स एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। तो जब आप ड्रग को खा रहे हैं तो ड्रग आपके ऊपर इफेक्ट क्या कर रहा है, जैसे कि वो ड्रग काम कैसे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
बायोलॉजिकल टारगेट जो आपने ड्रग खाया है, क्या वो टारगेट साइट पे गया है कि नहीं दवा, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और वो दवा आपके बॉडी में कोई रिस्पॉन्स दिखा पाई कि नहीं। जैसे कि लेट एग्जांपल, आपको फीवर है, आपने पैरासीटामोल 500 mg की जैसे ही दवाई खाई, तो वो दवा क्या पार्टिकुलर बाइंडिंग साइट पे बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद क्या वो प्रॉपर तरीके से दवा काम किया, और अगर प्रॉपर तरीके से काम किया तो क्या आपकी फीवर को वो कम किया। तो ये दवा ने आपके ऊपर क्या इफेक्ट डाला, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। सेकंड वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या कहते हैं, हाउ द बॉडी प्रोसेसेस ड्रग्स, हमारी बॉडी ड्रग के लिए क्या रिएक्शन दिखाती है, इंक्लूडिंग जैसे कि एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी कैसे करती है ड्रग को, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेगी, मेटाबॉलिज्म किस तरीके से करेगी, एंड एक्सक्रीशन। इसको याद करने के लिए आप याद रखना ADME, आदमी। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स का ये कंक्लूजन निकला कि जब मैंने दवा को खाया तो हमारी बॉडी उस मेडिसिन के रिस्पॉन्स में क्या रिएक्ट कर रही है मेडिसिन के साथ, उस मेडिसिन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कर पा रही है, उस मेडिसिन का प्रॉपर हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है, उस मेडिसिन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो पा रहा है, या फिर उस बॉडी का प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन हो पा रहा है या नहीं। ये सारे के सारे फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब है कि जो ड्रग को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ड्रग हमारे लिए कितना टॉक्सिक है या नहीं है। ठीक है, उसके बारे में क्या कह रहा है, पहले मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। तो जो ड्रग हम लोगों ने कंज्यूम किया है वो ड्रग की कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, कि कितने ज़्यादा उसके एडवर्स इफेक्ट है, मतलब कि वो हमारे बॉडी पे कितना ज़्यादा गंदा इफेक्ट शो कर सकता है। लेट एग्जांपल कि मैंने कोई मेडिसिन खाया, सपोज़ कि मैंने पैरासीटामोल खाया अपने फीवर को कम करने के लिए, वो मेडिसिन मेरे फीवर को ना कम करके मेरे को वो क्या करा दी, वोमिटिंग करा दी, मेरे को क्या करा दी, नोजिया करा दी। तो ये जो है उसके एडवर्स इफेक्ट हुए, मतलब साइड इफेक्ट हुए। तो एक दवा की एडवर्स इफेक्ट के बारे में, उसकी टॉक्सिसिटी के स्टडी के, यानी कि वो मैंने दवा खाया तो मेरे बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर दिया, मतलब पॉइजन्स क्रिएट कर दिया, एंड द सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड द अदर केमिकल सब्सटेंसेस। ये सारे के बारे में हम लोग टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, ड्रग्स की सारे चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा थेरेप्यूटिक्स, 4 नंबर। थेरेप्यूटिक क्या होता है, तो थेरेप्यूटिक का मतलब होता है कि जिस ड्रग को मैंने यूज़ किया है वो ड्रग हमारे इलनेस को, हमारे डिजीज कंडीशन को सुधारने में कितना रोल अदा कर रही है। लेट एग्जांपल कि मुझे फीवर है, मुझे कफ है, मुझे खांसी है, और मैंने फीवर के लिए पैरासीटामोल खाया, तो जैसे ही मैंने पैरासीटामोल खाया तो वो पैरासीटामोल खाते ही मेरी फीवर कम हुई या नहीं हुई। अगर मेरी फीवर कम हो जाती है और मैं प्रॉपर फील कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग। मतलब वो ड्रग हमारे इलनेस को, हमारे बैड कंडीशंस को वो सही कर दिया, दैट इज कॉल्ड द थेरेप्यूटिक। ठीक है, ट्रीट कर दिया। देखो क्या लिखा है, इंटरवेंशंस टू ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज। ऐसे ड्रग जो हमारे डिजीज को ट्रीट कर दे, दैट इज कॉल्ड द थेरेप्यूटिक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, 5th नंबर, एंड 5th नंबर दैट इज कॉल्ड द ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस। क्या होते हैं वो सिंपल देख लीजिए। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन डिस्कवरिंग द ड्रग, डेवलपिंग द ड्रग, टेस्टिंग एंड रेगुलेटिंग न्यू ड्रग्स। तो नए नए ड्रग के बारे में जब हम डिस्कवर करते हैं, आए दिन आप देख सकते हो अभी भी बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो डेली बेसिस पे कभी ना कभी डिस्कवर हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उस पर बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं, टेस्टिंग किए जा रहे हैं, और सब कुछ से अगर वो पास हो जा रहे हैं तो फिर वो फाइनली मार्केट में लाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए लास्ट में क्या लिखा है कि फार्माकोलॉजी इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन सच एज बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, मेडिसिन से एंड जेनेटिक्स। ये सब को इनरोल करती है फार्माकोलॉजी टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग इंटरेक्ट विथ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड टू डेवलप सेफर एंड मोर इफेक्टिव थेरेपीज।
इसका मतलब है कि फार्माकोलॉजी सिर्फ ऐसा चीज़ नहीं है कि ड्रग मैंने बना दिया और वो बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेडिसिन को मैंने बनाया है तो उसकी फिर मैं केमिस्ट्री, उसकी बायोलॉजी, उसकी मेडिसिन, उसकी जेनेटिक्स सब चीज़ देखते हैं ताकि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इस मेडिसिन का कंजप्शन करे तो वो कितना बेटर काम कर रही है उसके बॉडी पे। ये सारे थेरेप्यूटिक वैल्यू को मेज़र करके ड्रग को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है फार्माकोलॉजी में, एक मिनट, हाँ। इन फार्माकोलॉजी ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस, यानी कि अब मैं डिफिनेशन देखने जा रहा हूं कि ड्रग क्या है। फार्माकोलॉजी आप लोग को क्लियर हो चुका है। नाउ हम लोग देखने जा रहे हैं कि ड्रग क्या होता है। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया ना ड्रग, तो ड्रग क्या होता है उसका डिफिनेशन समझेंगे। तो ड्रग एक केमिकल सब्सटेंसेस होगा। ठीक है, समझिए, ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर्स और फंक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करे। लेट एग्जाम्पल कि मेरे बॉडी में थर्मो रेगुलेशंस नहीं कंट्रोल हो पा रहे, मतलब कि फीवर ज़्यादा लग रहा है मुझे, हाइपोथैलेमस फीवर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि थर्मो रेगुलेशन सेंटर तो हाइपोथैलेमस के पास होता है। तो लेट एग्जाम्पल कि हाइपोथैलेमस हमारा जो है वो फीवर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करता हूँ, अलग से मेडिसिन को कंज्यूम करता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ पैरासीटामोल को। तो पैरासीटामोल जैसे हम कंज्यूम करते हैं तो फीवर को क्या करते हैं, कम करते हैं। पैरासीटामोल हमारे बॉडी में क्या करते हैं, फीवर को कम करते हैं। तो वो जो फीवर को कम कर रहे हैं तो वो हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को तो मेंटेन कर रहे हैं ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। हमारे हाइपोथैलेमस जब काम नहीं कर रहा था तो ये ड्रग हाइपोथैलेमस के जगह पे काम करने लगी, मतलब कि एक हमारे बॉडी के सिस्टम को मैनिपुलेट कर दे रही है। एक ड्रग जो केमिकल सब्सटेंसेस है जो बाहर से मैं कंज्यूम कर रहा हूं वो मेरे बॉडी के अंदर जैसी जा रही है तो मेरे बॉडी के अंदर जाते हुए मेरे बॉडी के सिस्टम को मैनिपुलेट कर दे रही है। सो ड्रग जो है हमारा वो क्या होता है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो ड्रग है हमारा वो किस किस चीज़ में काम आ सकते हैं, तो इंक्लूडिंग पहला है हमारा ट्रीटमेंट में काम आ सकता है। जैसे कि अगर लेट्स एग्जाम्पल, एक मिनट, लेट सपोज टू क्योर और मैनेज डिजीज एंड कंडीशन, एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन, इंसुलिन फॉर डायबिटीज। तो एक्चुअली में जो ड्रग है हम लोग उसका यूज़ जब करते हैं, कब करते हैं, जब हमें कोई इन्फेक्शंस हो या कोई हमें डिजीज़ हो हमारे बॉडी में, तो उस केस में हमारे इलनेस को कंट्रोल करने के लिए कौन से काम आते हैं, ड्रग काम आते हैं। ठीक है, मतलब सिंपली कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट करने में ड्रग का काम आता है। सेकंड है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन करने का मतलब है क्या कि कोई डिजीज़ मुझे हो ना जाए, उससे प्रिवेंट होने के लिए मैं पहले मेडिकेशंस को ले रहा हूँ। लेट एग्जाम्पल, आप देखते होंगे कि जब बेबी बर्थ जन्म लेती है तो जन्म लेते के दौरान ही क्या करते हैं कि हेपेटाइटिस बी की इंजेक्शन पड़ते हैं एक बेबी को। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि बेबी को हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन हम उसको पहले से दे रहे हैं ताकि वो आगे हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड ना हो जाए, तो हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन करने के लिए भी हम ड्रग को देते हैं। हाँ, ड्रग को हम तब देते हैं जब हमें बॉडी में इलनेस हो, मैं प्रॉपर फील नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी की फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, मैं डेली की एक्टिविटी को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी मैं ड्रग को खाता हूँ। मतलब मैं अपनी डिजीज़ को, इलनेस को ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए भी ड्रग को लेता हूँ। दूसरा सिनेरियो ये हुआ कि मुझे डिजीज़ नहीं हुई है लेकिन प्रिवेंशन के तौर पे मैं ड्रग को पहले ले रहा हूँ कि ताकि आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, ये डिजीज़ मेरे अंदर ना हो। तीसरा, डायग्नोसिस करने के लिए कुछ ड्रग हम लेते हैं डायग्नोसिस करने, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टू हेल्प डायग्नोज कंडीशन, एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज्ड इन इमेजिंग। जैसे कि आप देखे होंगे कि बेरियम सोलो करवाया जाता है। बेरियम सोलो कब कराया जाता है, जैसे जब कभी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है बच्चों में, या फिर इसोफेजियल एट्रेसिया है, मतलब इसोफेगस ठीक से नहीं बना है, या फिर इसोफेजियल डिसजेनेसिस है, मतलब इसोफेगस की कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या करते हैं कि बेरियम सोलो करवाते हैं पेशेंट को। तो ये तो भाई ड्रग ही है ना, बेरियम को सोलो करा के हम टेस्ट कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं कि आखिर पेशेंट में फर्दर प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखो बेरियम को जैसे ही स्वेलो कराएंगे तो बेरियम जो होता है वो रेडियो पैक होता है,
तो जब हम एक्सरे कराएंगे ना, तो जहाँ जहाँ बेरियम गया होगा वहाँ पे हमारा सिल्वर वाइट कलर का देगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ बेरियम जो वो प्रॉपर तरीके से रास्ता ट्रैवल किया है। अगर कहीं पे जाके बेरियम रुक गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ उस इसोफेगस पोर्शन में या उस स्टमक रीजन में कॉन्स्ट्रिक्शन है, रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए बेरियम आगे नहीं गया। तो किसी को बेरियम सोलो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कहीं उसके इसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं उसके इसोफेगस एट्रेसिया मतलब ठीक से इसोफेगस बने तो नहीं है, इम्प्रॉपर इसोफेगस बने हैं कि नहीं बने। तो ये सब कुछ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेरियम का सोलोइंग कराते हैं और रेडियो पैक होता है। जब एक्सरे कराते हैं तो सिल्वरी वाइट कलर का जब ये दिखेगा तो इस तरीके से प्रॉपर पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं ड्रग हमारा डायग्नोसिस के लिए भी काम आ रहा है। रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, जैसे कि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो जब पेन होता है तो हम क्या करते हैं, एसिनोफिनेक दैट इज कॉल्ड पैरासीटामोल को हम खाते हैं ताकि मेरे बॉडी का पेन खत्म हो जाता है, सिम्टम्स है ना। टू एलिविएट सिम्टम्स, एग्जाम्पल एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ। फिफ्थ है इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, टू इनहेंस हेल्थ और वेलनेस, एग्जाम्पल विटामिन एंड सप्लीमेंट्स। हम डे टू डे लाइफ में देखो डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, मिलते हैं, तो डॉक्टर्स आपको ये आपको बताते हैं कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आपके बॉडी में विटामिन की कमी है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है इसलिए आपकी बोन वीक है ना। तो डे टू डे लाइफ में हमारे बॉडी को बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपके नॉर्मल डाइट से नहीं मिल पाती है। तो जब नॉर्मल डाइट से आप कंज्यूम कर नहीं पाते हो उस विटामिन एंड मिनरल्स को, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अलग से प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स को, ताकि आप उसको सप्लीमेंट के फॉर्म में आप लें, तो आपके बॉडी में जो घटी हुई विटामिन्स एंड मिनरल्स थी वो आप जाके पूरी हो जाए। ठीक है, तो हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने में तो देख सकते हो कि ड्रग का कितने जगह यूज हो रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है कि ड्रग कैन बी डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स से, और सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज। ज़रूरी नहीं है कि ड्रग सिर्फ नेचुरल चीज़ों से ही मिलती है, हम सिंथेसाइज भी करते हैं। दे कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग टैबलेट्स के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, इंजेक्शंस के फॉर्म में देते हैं ड्रग को, ऑइंटमेंट एंड मेनी मोर, और क्रीम के फॉर्म में भी देते हैं, जेली के भी फॉर्म में देते हैं, ऑइंटमेंट तो था ही। ठीक है, उसके बाद ये सारे फॉर्म में अलग अलग देते हैं। द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग आर डिटरमाइंड थ्रू एक्सटेंसिव रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स बिफोर दे आर अप्रूव्ड फॉर यूज। किसी पेशेंट पे वो पार्टिकुलर ड्रग यूज़ करने से पहले उसकी पूरी रिसर्च होती है, उसकी पूरी साइंटिफिक वैल्यू को देखी जाती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे स्टडी की जाती है कि आखिर वो ड्रग को अगर इस डोज पे दिया जा रहा है तो कितना एडवर्स इफेक्ट दे सकता है और कितना बेनिफिशियरी हो सकता है एक पेशेंट के लिए। ये सारा चीज़ स्टडी किया जाता है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग इनटू द पेशेंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेक अ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफिनेशन ऑफ ड्रग देखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। अभी हम लोगों ने ड्रग समझा सिंपली, अब अकॉर्डिंग टू WHO के हिसाब से देखिए क्या है ड्रग का डिफिनेशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO defines a drug as any substances or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for the benefits of the recipients। मतलब किसी पेशेंट को अगर डिजीज हो रखा है, कोई इलनेस है, तो उस इलनेस को सुधार करने के लिए हम जो केमिकल सब्सटेंसेस को लेते हैं उसको ड्रग कहते हैं, या फिर हमारे बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ ड्रग अकॉर्डिंग टू WHO। द ब्रॉड डिफिनेशन इनकम्पासेस सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर, पहला थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं ड्रग को, दूसरा प्रिवेंटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, वही प्रिवेंशन के लिए मतलब कि डिजीज ना हो जाए उससे पहले प्रिवेंशन, है ना, आपने सुना है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो डिजीज होने से पहले हम जुगाड़ लगा रहे हैं। थर्ड, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए ड्रग का यूज़ करते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा।
द WHO definition highlights the intended use of drug to benefit the recipient. रेसिपिएंट का मतलब यहाँ पे पेशेंट की बात किया जा रहा है. emphasizes their role in modifying physiological function or addressing pathological state. तो आई होप सो अकॉर्डिंग टू WHO भी आपका ड्रग का डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हाउ टू अप्लाई फार्माकोलॉजी. आप फार्माकोलॉजी को कैसे अप्लाई करोगे, तो इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. देखो वन पॉइंट में मैं समझाना चाह रहा हूँ, पहले समझिएगा इस बात को. सपोज को एक बेबी है जो कि 6 महीने का 6 मंथ ओल्ड बेबी है, ठीक है. उसको फीवर है, बात समझिएगा. एक 6 मंथ का ओल्ड बेबी है जिसको फीवर है, तो आप क्या करोगे, पैरासीटामोल दोगे उस बच्चों को. या तो पैरासीटामोल दोगे, आपको ओरल ड्रॉप फॉर्म में दोगे बच्चों को, या तो सिरप फॉर्म में दोगे. ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आपके डोजेस फॉर्म हो गए. डोजेस फॉर्म का मतलब होता है कि आप बच्चे को जो दवाई दे रहे हो वो किस फॉर्म में दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड द डोजेस फॉर्म, ठीक है. तो वो बच्चे को, या आप जो ड्रग दे रहे हो, ड्रग कहीं आप ड्रॉप के फॉर्म में दे रहे हो, मतलब ओरल ड्रॉप के फॉर्म में दे रहे हो, या फिर सिरप के फॉर्म में दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड द डोजेस फॉर्म, है ना. इफ द ड्रग इज लीडिंग टू वोमिटिंग देन पैरासीटामोल कैन बी गिवन थ्रू रेक्टल. लेट सपोज कि मैंने उस बेबी को, जो कि 6 महीने का बच्चा था, उसको फीवर था, उसको मैंने पैरासीटामोल दिया, और पैरासीटामोल जैसे ही दिया मैंने, तो दवा जो है जैसे ही खाया उसके बाद वो वोमिटिंग कर दिया. इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है वो इनकैपेबल है कि वो माउथ से, अपने ओरल से ड्रग को नहीं ले सकता है. तो मैं क्या करूँगा, उस वक्त जो ड्रग को मैंने एडमिनिस्टर किया है बच्चों में, जो मैंने ड्रग को बच्चों में डाला है, उसका रास्ता चेंज करूँगा. तो यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि दवाई डालने का रूट, जगह मैं चेंज करूंगा. और अब पैरासीटामोल को हम किससे देंगे, रेक्टल के थ्रू देंगे. रेक्टम मतलब कि रेक्टम और एनस के सहारे हम उस ड्रग को इंजेक्ट करेंगे उस 6 महीने के बेबी बच्चे में, क्योंकि ओरली वो दवा सूट नहीं कर रहा था, वो वोमिटिंग आउट कर दे रहा था. तो देखो इसमें आप कैसे ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए दिखाया फार्माकोलॉजी में. मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि आपको पता नहीं होगा, पता है, लेकिन फार्माकोलॉजी क्या आपको नॉलेज दे रहा है कि अगर ओरल से नहीं जा रहा तो आप रेक्टली दे दो. बात समझ में आए. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पॉइंट, 5 years ओल्ड चाइल्ड है जिसका वजन है 20 kg, 20 kg, हैज़ टू बी गिवन पैरासीटामोल, देन द डोज ऑफ द ड्रग कैन बी डिसाइडेड बाय फार्माकोलॉजी. तो एक 20 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा है जिसकी वेट 20 kg है. हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस 5 साल के बच्चे को, जिसका वजन 20 किलो है, उसको कितना डोज देंगे ड्रग का, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये भी कैलकुलेट करने के लिए आपको सीखना है, धीरे धीरे आगे समझेंगे. तो क्या करते हैं हम लोग, तो फार्माकोलॉजी क्या रूल्स बनाए कि फार्माकोलॉजी डोज इज 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज. तो ज़रा सोचो कि इस बच्चे का वजन 20 किलो है, तो क्या लिखा है मैंने, 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, मतलब कि 1 केजी में 10 मिलीग्राम देंगे बच्चे को. तो ज़रा सोचो कि 20 केजी है, तो क्या करूँगा मैं, बच्चे का वेट कितना है, 20 केजी है, तो क्या करूँगा, 200 mg पैरासीटामोल इज गिवन पर डोज. समझ में आया. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी रूल क्या बनी कि हम क्या करेंगे, किसी भी एक बच्चे को जनरलाइज स्टैंडर्ड कर दिया गया कि पर केजी मात्र 10 मिलीग्राम पैरासीटामोल देंगे. तो उस बच्चे का वजन कितना है, 5 साल के बच्चे का वजन 20 kg है, तो 1 kg में 10 मिलीग्राम, तो 20 kg में, तो 20 × 10, तो 200 मिलीग्राम पैरासीटामोल पर डोज देंगे बच्चे को. क्लियर हो गया. आगे ये भी देखो फार्माकोलॉजी कैसे एस्पेक्ट यूज़ करवा रही है कि आपको एक रेफरेंस वैल्यू दे रखा है, तो जितना उसका वजन है उससे मल्टीप्लाई कर लो. थर्ड हमारा कह रहा है क्या, इफ़ अ 42 years old patient is having a fever and tablet is given in the prescription मतलब कि जो डॉक्टर ने लिख के दिया, द ड्रग नेम शुड बी रिटन इन द कैपिटल. मतलब कि जो, लेट सपोज मैं डॉक्टर हूँ और मैं पेशेंट को पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो मैं पैरासीटामोल को ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. पैरासीटामोल लिखने के बाद मैं उसका डोज लिखूँगा.
और डोज लिखने के बाद साफ साफ मैं लिखूंगा कि उसको कितना टाइम कितने समय खाना है, ये प्रॉपर होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, द ड्रग नेम शुड बी रिटन इन कैपिटल विथ द डोजेज एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द ड्रग शुड बी टेकन इन पेशेंट अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो पेशेंट जिस लैंग्वेज में समझता उस लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको उसको लिख के देना, ताकि पेशेंट आसानी से उस ड्रग को कंज्यूम कर सके। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। ये सब फार्माकोलॉजी के एस्पेक्ट है जो आपको नॉलेज देती है। क्या कह रहा है कि फॉर प्रेग्नेंट वुमेन पैरासीटामोल इज सेफ। याद रखना, प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसके लिए पैरासीटामोल सेफ है, वो खा सकती हैं, कोई एक फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो भी। ऑलवेज आस्क अ वुमेन वेदर सी इज मैरिड एंड प्रेग्नेंट और नॉट। किसी को, खास करके फीमेल को, अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आप उनसे ज़रूर ये पूछ ले कि क्या आप मैरिड हैं, क्या आप अनमैरिड हैं, या आप प्रेग्नेंट हैं, या आप प्रेग्नेंट नहीं है। ये चारों चीज़ आप ज़रूर पूछ ले। कोई भी ड्रग किसी भी एक फीमेल को दे रहे हैं तो ये पूछना जरूरी होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ प्रेगनेंसी मना होते हैं। सो इसलिए पूछना ये ज़रूरी होता है पेशेंट से। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है कि लेट सपोज कोई एक फीमेल जो है लैक्टेटिंग है, मतलब कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसके लिए भी पैरासीटामोल सेफ है। फिर भी आपको ये पूछ लेना है, लैक्टेटिंग मदर ऑल्सो शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्रिस्क्राइबिंग ड्रग। कोई भी ड्रग आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो ऐसी महिलाओं को जो लैक्टेटिंग कर रही हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अपने बच्चों को, तो आप कोई भी ड्रग दे रहे हो तो आप उससे ज़रूर कंफर्म कर लें कि क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उसके बाद उसके अनुसार से वो ड्रग दिया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मैं ड्रग्स दे देता हूँ और मैं आप उनसे नहीं पूछता हूँ कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराए हैं कि नहीं कराते हैं, सॉरी वो नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग आपका हो रहा है या नहीं करवा रहे हो बच्चों को, और बिना पूछे हुए मेडिकेशन दे देते, तो हो सकता है कि उसको कोई और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वो ब्रेस्ट फीडिंग को ब्रेस्ट फीडिंग करेगी तो वो मिल्क बच्चा पिएगा। तो माँ जब वो कोई भी दवा ले रही है, कोई भी एंटीबायोटिक ले रही है जो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन वो मिल्क में जब वो मिक्स होगा तो जो बेबी उसको पिएगा तो उसके लिए तो हानिकारक होगा ना। तो इसलिए ज़रूर पूछ लें। नेक्स्ट 6 नंबर, डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट शुड बी कंसिडर्ड टू अवॉइड ड्रग इंटरेक्शन। तो डायबिटिक पेशेंट को और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट यानी हाई बीपी वाले पेशेंट को ऑलवेज जो दवाई है उससे इंटरेक्शन कम से कम ही कराएं उसको, ठीक है। 7th, लिवर डिजीज पेशेंट एंड क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, जो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल लेते थे और लिवर डिजीज पेशेंट, ये सब का जो है मेडिकेशन जब देते हैं तो डोज काफ़ी ज़्यादा कम करके देते हैं, क्योंकि उसकी लिवर तो ऑलरेडी डैमेज है, वो दवा को मेटाबॉलिज्म ठीक से कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म कहाँ होते हैं, लिवर में होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब लिवर ही प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, खास इन केस ऑफ लिवर डिजीज़, तो ऑब्वियस ही बात है उतना डोज खा के, ड्रग खा के कोई फ़ायदा नहीं है, प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और जब ड्रग मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा तो वो प्रॉपर तरीके से बॉडी हमारे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एक्सक्रीशन ठीक से नहीं होगा और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। तो इसलिए ड्रग का डोज कम कर दिया जाता है, खास करके लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट में। नेक्स्ट है 8वां नंबर, एंटीडोट ऑफ द ड्रग शुड बी गिवन इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी। लेट सपोज कोई भी दवा देने के कारण से अगर पेशेंट में टॉक्सिसिटी हो जाता है तो उसकी एंटीडोट जो है वो ज़रूर अपने पास रखे। जैसे कि इफ़ देयर इज़ टॉक्सिसिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ हाई डोज ऑफ पैरासीटामोल, अगर कोई जो है पेशेंट हाई डोज ऑफ पैरासीटामोल खा लिया जिसके कारण से उसके बॉडी में कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ गई या फिर उसके बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस समय एन एसिटाइल सिस्टीन देते हैं साथ में, ताकि पैरासीटामोल की जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाए। तो याद रखिएगा, पैरासीटामोल को काटने के लिए दवा, साइड इफेक्ट को काटने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे लिखा है एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है अभी कि प्रिस्क्राइबिंग क्या होते हैं, ठीक है। मैं बार बार टर्म यूज़ कर रहा था ना कि प्रिस्क्राइब करना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ प्रिस्क्राइबिंग। तो पहले प्रिस्क्राइबिंग को समझते हैं। इन फार्माकोलॉजी, प्रिस्क्राइबिंग रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच
हेल्थ केयर प्रोफेशन सच एज डॉक्टर, nurses, practitioners and physician assistant recommended and authorized the use of specific medications for patient. तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस एज वेल एज प्रैक्टिशनर्स एंड फिजिशियन असिस्टेंट क्या करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं किसी भी एक मेडिकेशंस को पेशेंट के लिए, ताकि आप इस मेडिकेशंस को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करें फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज़. पहला है असेसमेंट. असेसमेंट का मतलब होता है इवेल्युएटिंग द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, करेंट हेल्थ स्टेटस एंड एनी सिम्टम्स और कंडीशन दैट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट. तो क्या करते हैं कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा या हेल्थ केयर वर्कर्स के पास आएगा तो हम क्या करेंगे, उस पहले पेशेंट का असेसमेंट करेंगे. असेसमेंट करते वक्त हम क्या करेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी करेंट हेल्थ स्टेटस चेक करेंगे, और भी कोई सिम्टम्स जो हमें दिख रहा हो या फिर वो पेशेंट बता रहा हो हमको, उसके हिसाब से मैं दवा प्रिस्क्राइब करूँगा. ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट आया हमारे पास और मैं खुद ब खुद दवा लिख के उसको दे दिया कि लो ये खा लेना. भाई पहले वो मेरे को बताएगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो मेरे को सिम्टम्स मेरे को देखना होगा, साइन वो खुद बताएगा, साइन एंड सिम्टम्स मिलाएंगे, उसके बाद उसकी हिस्ट्री को लेंगे, उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल हिस्ट्री, ये सारा चीज़ लेने के बाद मैं ड्रग को प्रिस्क्राइब करूँगा उसको. सेकंड है डायग्नोसिस के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं कई बार ड्रग को. आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक डिजीज और कंडीशन दैट नीड टू बी एड्रेस्ड. थर्ड है हमारा selection of medications, choosing the appropriate drug based on its efficacy, safety, mechanism of action and suitability for the patient's condition. तो कई बार क्या होता है कि एक ड्रग के बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, एक ड्रग के बहुत अलग अलग डोजेस फॉर्म होते हैं. तो मैं क्या करता हूँ कि कभी कभी पेशेंट पे चेकअप करने के लिए मैं लेट सपोज कि पैरासीटामोल मैंने किसी पेशेंट को दिया और मैंने बोला कि लीजिए आप 500 mg का पैरासीटामोल, आप इसको खा के देखिए आपका फीवर या बॉडी पेन कमता है या नहीं, आपका जो साइन एंड सिम्टम्स है उससे आपको रिलीफ मिलता है कि नहीं. वो पेशेंट दवा को ले जाता है घर पे, वो खाता है और वो फिर से 2 दिन के बाद डॉक्टर से मिलता और कहता है कि डॉक्टर मेरा तो हेल्थ में कोई सुधार नहीं हो रहा है. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि ठीक है आप उस दवा को दे दीजिए, मैं आपको डोजेस को बढ़ा के दे रहा हूँ, 500 mg से 700 mg कर देते हैं पैरासीटामोल को. देन आफ्टर डॉक्टर बोलते हैं कि आप जाइए और आप इस दवा को फिर उसी तरीके से खा के देखिए अब ठीक होता है या नहीं. पेशेंट फिर घर पे जाता है और उसी तरीके से मेडिकेशंस को फॉलो करता है और इस बार वो पेशेंट ठीक हो जाता है. तो इससे क्या समझ में आया कि पेशेंट की नीड के हिसाब से, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट की सीवियरिटी ऑफ इलनेस के हिसाब से, पेशेंट के डिजीज कंडीशन के हिसाब से जब मैं ड्रग को दे रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड अ प्रिस्क्राइबिंग. तो उसके हिसाब से देना है. तो वही लिखा हुआ है चूजिंग द एप्रोप्रिएट ड्रग बेस्ड ऑन इट्स इफिकेसी, कितना उस पर काम करेगा, और सेफ्टी भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि काम करेगा 700 mg, काम कर रहा है 1000 mg तो 1000 mg दे दिया, बाकी सेफ्टी प्रीमाइसिस हटा दिए, ऐसा थोड़ी होगा. सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे, वो दवा कितना इफेक्टिव है वो भी ध्यान रखेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी ध्यान देखते हुए, और सुटेबल कितना ड्रग है उस पेशेंट के लिए, ये सब चीज़ का ध्यान देते हुए हम उस पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे. 4th नंबर डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन. क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द करेक्ट डोजेज. हम करेक्ट डोजेज बताएंगे, जैसा कि मैंने बताया ना कि 400 mg देगा, 500 mg देगा, 600 mg देगा, तो वो करेक्ट डोजेस को डिटरमाइन करके बताएगा. फ्रीक्वेंसी भी बताएगा कि कितना खाना है, कितने बार खाना है और कैसे खाना है. आपको ओरली खाना है, इंट्रावेनस लेना है दवाई को, टॉपिकल लेना है टू इंश्योर ऑप्टिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट. तो दवा कैसे खाना है, कितना खाना है और कब कब खाना है, ये सब हम प्रिस्क्राइबिंग लेटर में लिखते हैं पेशेंट के लिए. 5th नंबर है मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप करने के लिए भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कंटिन्यूअसली असेसिंग द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशंस इंक्लूडिंग एनी साइड इफेक्ट और एडवर्स रिएक्शन एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द ट्रीटमेंट प्लान. तो पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, लेट एग्जाम्पल कि मैंने पेशेंट को कोई ड्रग दिया खाने के लिए
और दवा खा के मैंने बोल देता हूँ ना कि आप 15 दिन खाओ, उसके बाद आप आना वापस, उसके बाद देखते हैं कि आप में कितना सुधार होता है, देन आफ्टर फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप में आपके ड्रग में कोई एक्स्ट्रा ऐड करना है या नहीं करना है। तो जब दवा देता है पेशेंट को, वो पेशेंट लेके जाता है, वो ड्रग खाता है, अभी 15 दिन बाद डॉक्टर से जाके मिलता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर अब मैं पहले से बेटर हूँ। तो डॉक्टर क्या कहता है कि ठीक है आप 10 दिन और खा लो। तो दैट इज कॉल्ड अ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये भी संभावनाएं देख लेना है कि वो ड्रग जो मैं दे रहा हूँ वो पेशेंट पे कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। 6 नंबर है पेशेंट एजुकेशन। मतलब पेशेंट एजुकेशन का मतलब क्या है कि प्रोवाइडिंग द पेशेंट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिकेशन इंक्लूडिंग हाउ टू टेक इट, पोटेंशियल साइड इफेक्ट एंड एनी प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नीडेड टू। जब आप किसी पेशेंट को ड्रग देते हो खाने के लिए तो आप कहते हो ना कि आप ये खाना मत खाना। जैसे लेट एग्जांपल किसी पेशेंट को किडनी स्टोन है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, दवाई तो देते ही हो, साथ साथ में आप उसके डाइट भी मॉडिफिकेशन करते हो कि आप ये दवा जब ले रहे हो तो आप ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड वाले फूड कंपोनेंट नहीं खाओगे, जैसे कि टमाटर नहीं खाओगे, पालक नहीं खाओगे, पत्ता गोभी नहीं खाओगे। तो डाइट मॉडिफिकेशन भी डॉक्टर साथ साथ कर रहा है। उसके साथ साथ कह रहा है क्या कि आप अगर ये ड्रग ले रहे हो तो ये ज़्यादा अच्छा तब काम करेगा, इसके साथ आप ये चीज़ ले लो। तो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग के साथ साथ ये भी चीज़ बताता है। तो देखो एक प्रिस्क्राइबिंग करने का कितना ज़्यादा हेल्प है, पेशेंट के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर प्रिस्क्राइबिंग ठीक से नहीं हुआ, कहीं पे प्रिस्क्राइबिंग गलती हो गई ना, तो पेशेंट को बहुत सारा साइड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है हमारा रेशनल प्रिस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है कि पहला, राइट ड्रग, सही ड्रग शुड बी गिवन टू द राइट पेशेंट एट द राइट डोज। डोज सही होना चाहिए, दवा सही होना चाहिए और पेशेंट सही होना चाहिए। ऐसा नहीं अमित नाम के पेशेंट को दवा देना था और मैं दूसरा अमित पेशेंट को जाके दवा दे के चलाया। तो भैया पेशेंट भी सही होना चाहिए, दवा भी एक्यूरेट होना चाहिए और डोजेस भी बेस्ट होनी चाहिए जो आपको डोजेस बताया गया है। दूसरा, राइट टाइम ऑफ द ड्रग शुड बी नोन। कब देना है, कितना टाइम देना है, ये आपको प्रॉपर इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इन प्रिस्क्राइबिंग करते वक्त डॉक्टर ये टाइम का भी खास ख्याल रखवाते हैं, बताते हैं कि ये दवा इतना टाइम खाना हो और इतना समय तक के लिए खाना है। थर्ड, राइट ड्यूरेशन एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन प्रिस्क्राइबिंग ड्रग। ठीक है, तो यहाँ तक आप, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को है टॉपिक पढ़ना, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स वो था कि ड्रग जो है मैंने खाया, जो है मैंने ड्रग, वो ड्रग पे हमारी बॉडी उस ड्रग के लिए कैसी रिएक्शन दे रही है। जो ड्रग को मैंने खाया है तो हमारी शरीर, हमारी बॉडी उस ड्रग पे कैसी रिएक्शन दे रही है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन कर रही है कैसी हमारी बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, कैसी हमारी बॉडी ये कर रही है ड्रग के साथ साथ। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडीज हाउ ड्रग मूव थ्रू द बॉडी ओवर टाइम। कैसे ड्रग हमारे बॉडी में मूव कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स 4 प्राइमरी प्रोसेसेस, जैसे कि इसको याद करने के लिए आदमी से याद करवाए, ADME। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या बोल रहा है कि हाउ अ ड्रग enters the bloodstream from its site of administration. Factors affecting absorption including the drugs formulation, route of administration, example oral, intravenous, topical and the presence of food or other substances in the stomach. क्या होता है समझिए। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब मैंने तो बता दिया क्या होता है कि जो ड्रग आपने खाया तो आपकी बॉडी ड्रग पे कैसे रिस्पॉन्स दिखा रही है और ड्रग वो आपके बॉडी में कैसे मूव कर रही है, उसको याद करने के लिए आदमी से बता दिया। देखो जब कोई एक पेशेंट ड्रग को कंज्यूम करता है ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ड्रग किस रूट से ले रहा है। वो ड्रग कहीं ओरली तो नहीं ले रहा है, वो ड्रग कहीं इंट्रावेनसली नहीं ले रहा है, वो रेक्टल के थ्रू नहीं ले रहा है, वो इनहेलेशन प्रोसेस से नहीं ले रहा है क्या, वो सबलिंगुअल
जीभ के नीचे से वो मेडिकेशन ले रहा है क्या। ये सारे के सारे फैक्टर डिसाइडिंग होते हैं कि वो ड्रग आपके बॉडी पे कितना जल्दी और कितना फास्ट एक्ट करेगा। याद रखिएगा, जब कोई पेशेंट इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग का मोड ऑफ एक्शन वर्क ज़्यादा फास्ट हो जाता है एज कंपेरिजन टू द ओरली और एनी अदर पाथ जिससे ड्रग लिया जा रहा है। तो देखो, ड्रग का कितना ज़्यादा तेज काम करना, कितना फास्ट काम करना, ये सब डिपेंड करता है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कैसे किया है, किस रूट से किया है, ये डिपेंड करता है। दूसरा, आप भर पेट खाना खाए हुए हो, उसके बाद आप मेडिसिन्स ले रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भोजन करने पे, हैवी फूड लेने पे ड्रग को जब आप खाते हो तो ड्रग प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होती, क्योंकि पहले जो आपके स्टमक में खाना है, पहले वो खाना एब्जॉर्ब होगी, देन आफ्टर मेडिसिन एब्जॉर्ब होगी ना आपके ब्लड में। तो आपने तो भर पेट खाना खा रखा है, तो पहले तो उस खाना का एब्जॉर्प्शन होगा, देन आफ्टर मेडिकेशंस का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये सारे फैक्टर होते हैं एक मेडिसिन्स का एब्जॉर्प्शन के लिए, कि आप उस ड्रग को एडमिनिस्टर कैसे कर रहे हो, वो डिसाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग को। दूसरा, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके स्टमक में फूड कितना है, वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कितना जल्दी ड्रग एब्जॉर्प्शन होगी हमारे बॉडी में। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, जैसे कि ड्रग का फॉर्मुलेशन पे भी तो डिपेंड करता है ना, कि सपोज करो कि कंपनी उसकी अच्छी नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, रूट कौन सा रूट से ले रहे हो इसीलिए काम नहीं कर रहा जल्दी, और प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द फूड इन द स्टमक। तो ये सारे डिसाइडिंग फैक्टर है एक दवा को एब्जॉर्प्शन होने के लिए। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोल रहा है समझेंगे। हाउ द ड्रग स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी टिश्यू, देखो, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो जब बॉडी में जब ड्रग हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ड्रग जाएंगे, कुछ स्टमक से ही हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं ड्रग, और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब कोई ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं, तो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद उस ड्रग का काम दूसरा क्या होता है कि पूरा टिश्यू में स्प्रेड होना ड्रग का। तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे टिश्यू में, पूरे हर एक ऑर्गन्स में, बॉडी के हर एक पार्ट्स में वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको ये साफ साफ पता है कि जब कोई ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्लड जो है सुपीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा, और लंग्स से होते हुए वापस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, और अरोटा होस्ट से होते हुआ पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जैसे ही जाएगा तो ड्रग तो पूरा सर्कुलेट हो जाएगा बॉडी में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके बाद ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब टूटेगा। हाउ द बॉडी केमिकली मॉडिफाई द ड्रग यूजुअली इन द लीवर। एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म सारे कहाँ होते हैं तो लीवर में होते हैं। टू फैसिलिटेट्स इट एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफन कन्वर्ट्स द ड्रग इनटू मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड दैट कैन बी मोर इजिली एक्सक्रीटेड। enzyme involved in drug metabolism can vary among individual affecting drug efficacy and safety। तो जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग कहाँ होती है, लीवर में होती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, लीवर क्या करते हैं कि लीवर के पास लॉट्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ड्रग को क्या कर सकेगी, तोड़ सकेगी, मेटाबॉलिज्म कर सकेगी। तो वो सारे के सारे ड्रग को तोड़ के वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट कर देती है, जिसके कारण से वो सारे के सारे ड्रग फिर से टूटने के बाद ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड से होते हुए किडनी के पास जाएगी फिल्टर होके, और यूरिन के फॉर्म में वो सारे के सारे जो टूटे हुए ड्रग है वो सारे के सारे यूरिन से बाहर निकल जाएंगे। तो लीवर का बेसिकली यही काम था कि जो भी आपने ड्रग खाया है तो जितना ड्रग का डोज को काम करना था वो काम कर दिया। लेट एग्जाम्पल कि मैं 500 mg पैरासीटामोल मैंने खाया और 100 mg पैरासीटामोल हमारे फीवर को कम करने के लिए यूज़ हुआ। बाकी के 400 मिलीग्राम जो पैरासीटामोल मेरे बॉडी में है तो उसको तो मेरी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी है ना, वरना अगर ये एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो मेरे बॉडी में टॉक्सिसिटी,
बेफिजूल का पॉइजन क्रिएट करेगा, एबनॉर्मलिटीज़ लाएगा मेरे बॉडी में, मेरे फंक्शंस को एबनॉर्मल कर देगा। तो हमारी लीवर क्या करती है कि ये सारे बचे हुए मेडिकेशंस को मेटाबोलाइट्स कर देते हैं, तोड़ देते हैं इनटू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, क्योंकि लीवर के पास लॉट्स ऑफ एंजाइम होते हैं जो कि हर एक ड्रग को तोड़ने की काबिलियत रखता है और तोड़ के वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही ड्रग वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होते हैं तो वो सारे के सारे ड्रग फिर वापस ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से होते हुए हमारा एफरेंट आर्टरियोल से होते हमारा किडनी के नेफ्रॉन में चला जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से फिल्टर होके वो सारा का सारा यूरिन से एक्स्ट्रा हार्मफुल मेटाबोलाइट्स ड्रग बॉडी से बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। क्या बात समझ में आ रहा? तो लास्ट में देखो एक्सक्रीशन लिखा हुआ है, हाउ द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी प्राइमरली थ्रू द किडनी यूरिन बट ऑल्सो वाया वाइल स्वेट सलाइवा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरिन से ही फालतू ड्रग एक्सक्रीटेड मेटाबोलाइट्स ड्रग्स ही निकलते हैं, हमारे स्वेटिंग से भी निकलते हैं, हमारे फीसेस से भी निकलते हैं, स्टूल से, हमारे वेपर से भी निकलते हैं, मतलब कि माउथ के वेपर से जब बोलते हैं ना तो भाप निकलती है ना, तो वहाँ से भी। तो ये सारे पाथवे हैं जिससे एक ड्रग का एक्सक्रीशन होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि टाइम टू टाइम उस ड्रग का एक्सक्रीशन होना ज़रूरी है, वरना वो हमारे बॉडी में रह के टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, ठीक है, और जिसके कारण से ऑर्गन डैमेज भी होने लग जाएंगे। नेक्स्ट, तो फार्माकोकाइनेटिक्स आपको पूरा समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखना जा रहे हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। छोटा करता हूँ मैं इसको, हाँ, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फार्माकोडायनेमिक्स को समझते हैं, एक मिनट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं। सो यू नो कि फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब ये हुआ कि जब मैं ड्रग को कंज्यूम कर रहा हूँ तो वो ड्रग हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक्स। तो क्या है फार्माकोडायनेमिक्स is the branch of pharmacology that studies how drug exert their effect on the body। देख रहे हो कैसे एक ड्रग हमारे बॉडी पे अफेक्ट कर रही है। इफ इट फोकसेस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड द बायोलॉजिकल टारगेट सच एज रिसेप्टर्स पे, एंजाइम्स एंड आयंस चैनल एंड द रिजल्टिंग फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज। की कॉन्सेप्ट इन फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड्स, नंबर 1 है हमारा, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या कह रहा है समझिएगा कि जब कोई एक मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, तो वो ड्रग जो है वो पार्टिकुलर हमारे सेल के टारगेट सेल्स पे, हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स पे प्रॉपर तरीके से बाइंड कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉपर तरीके से उसका मोड ऑफ एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो बाइंड कर रहा है तो क्या उसकी बायो अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि क्या वो ड्रग सफिशिएंट मात्रा में हमारे बॉडी में है कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। ये सारे के सारे जो हैं डायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो ड्रग मैंने खाया है वो मेरे रिसेप्टर पे जैसे ही बाइंड कर रहा है, तो रिसेप्टर पे बाइंड करते के दौरान मेरे बॉडी में इंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मॉडिफिकेशन ला रहा है या नहीं ला रहा है। दवा खा रहे हैं लेकिन हो सकता है कि वो मॉडिफिकेशन नहीं ला पा रहा है मेरे बॉडी में। लेट एग्जाम्पल कि मैंने फीवर कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक लिया, लेकिन वो एनाल्जेसिक इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं था कि वो मेरे पेन को कम कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो ड्रग सफिशिएंट मात्रा में था नहीं कि रिसेप्टर पे मेरा सारा बाइंड किया, या तो ड्रग सफिशिएंट मात्रा में था, रिसेप्टर पे बाइंड भी किया, लेकिन रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद जो रिस्पॉन्स था शायद उसमें गड़बड़ी हो गई। तो दो पहलू होती है, सारा का सारा रिसेप्टर मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि कोई ड्रग आया, लेट सपोज कि आई एम अ रिसेप्टर्स, दिस वन इज द ड्रग। जैसी ड्रग आया, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, तो डिपेंड कर सकता है, पहला केस, ये ड्रग प्रॉपर मात्रा में है, प्रॉपर तरीके से रिसेप्टर पे बाइंड भी हो गई, लेकिन रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो मॉडिफिकेशन, जो एंजाइमेटिक चेंजेस आना चाहिए था मेरे बॉडी में, वो नहीं हुई।
इसका मतलब ड्रग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। दूसरा केस, ये ड्रग का क्वांटिटी कम है, रिसेप्टर्स 50 है, ड्रग की क्वांटिटी 30 है, तो ड्रग जाहिर सी बात है हर एक रिसेप्टर्स को बांध नहीं पाया, तो ड्रग की कमी होने के कारण से भी प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा ड्रग का, क्योंकि सारे के सारे टारगेट सेल्स के रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं किया ड्रग, तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि रिसेप्टर कम पड़ गए, मेडिसिन ड्रग ज़्यादा हो गया, ड्रग की क्वांटिटी 50 हो गई और रिसेप्टर्स 20 ही है, तो ड्रग ज़्यादा है रिसेप्टर्स कम है, तो हो सकता है उसमें भी प्रॉब्लम हो। तो रिसेप्टर्स के ज़्यादा कम होने से, रिसेप्टर्स के काफ़ी ज़्यादा होने से, एंजाइमेटिक रिएक्शन ठीक से ना होने के कारण ये सारा प्रोस्पेक्टिव है कि एक ड्रग का प्रॉपर इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पे ज़रा समझिए बात को। हाउ अ ड्रग प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट एट द मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल और सिस्टम लेवल पे, कैसे जो मैंने ड्रग को खाया है वो ड्रग कैसे हमारे इफेक्ट कर रहा है मेरे बॉडी के सेलुलर लेवल पे, मतलब छोटे से छोटे लेवल पे देख रहा हूँ मैं, सेलुलर लेवल पे देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहे हैं और सिस्टम लेवल पे भी देख रहे हैं। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और एंजाइम्स टू इनिशिएट अ बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज। तो वो ड्रग आएगा, प्रॉपर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाएगा और इंजाइमेटिक चेंजेस भी लाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सेकेंड, रिसेप्टर बाइंडिंग, जैसे ही ड्रग आया तो क्या करेगा, वो रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। द इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड इट्स रिसेप्टर विच कैन इन्वॉल्व एगोनिज्म, एगोनिज्म का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से मिल गए, एक्टिवेशन द रिसेप्टर्स, एंटागोनिज्म का मतलब होता है कि ड्रग आया, रिसेप्टर पे बाइंड किया लेकिन प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। यहाँ क्या होता है, ब्लॉकिंग द रिसेप्टर्स, मतलब एक ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, तो जब कोई ड्रग के मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एगोनिज्म, एंड जब कोई ड्रग के मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो फर्दर आगे ड्रग वो काम नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एगोनिज्म। ठीक है, या फिर एंटागोनिज्म बोलेंगे। एंटागोनिज्म को इस कदर से समझते हैं, लेट एग्जांपल कि मेरे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करने की कोशिश करूँगा। तो उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करने के लिए मैंने एक अलग से ड्रग को लिया जो कि एंटागोनिज्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगा। मतलब ये जैसे दवा को मैं खाऊंगा तो ये दवा क्या करेगा कि मेरे टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उस पर आके एक्ट नहीं करेगा। फिगर से समझते तो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। एक मिनट, हाँ देखिए, सपोज दिस वन इज द सेल, दिस वन इज द रिसेप्टर, ये हमारा सेल है, ये हमारा रिसेप्टर है, और रिसेप्टर जो वो सेल के बाहर है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। सेल के बाहर है ये रिसेप्टर। सपोज करो ये T4 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सारे के सारे जाके इस पर बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण से इफेक्ट क्या हो रहा है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा।
तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टेस्टोस्टेरोन को लेवल अगर कम करना है तो मैं क्या करूँगा, एक मैं ड्रग लूँगा, और ये जो ड्रग है हमारा, ये ड्रग एंटागोनिस्टिक्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मॉलिक्यूल। अब ये दवा जाएगा और इस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। रिसेप्टर्स नाउ ब्लॉक्ड है ना, नाउ ब्लॉक्ड बाय ड्रग। तो ड्रग के द्वारा क्या हुआ, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया गया। तो क्या अब इस बार फर्दर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इस पे एक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या आपको समझ में आया एंटागोनिज्म का मतलब क्या हुआ? ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्लियर है। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा तो प्लीज़ अपना लाइक सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो बाइंडिंग हो गया। थर्ड वन इज द डोजेज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो वो ड्रग अब रिसेप्टर से बाइंड कर गया तो उसके बाद रिस्पॉन्स भी करेगा ना, बाइंड करने के बाद। क्या बोल रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग डोज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इफेक्ट, दिस हेल्प्स डिटरमाइन द इफेक्टिव डोज रेंज एंड द ड्रग्स पोटेंसी एंड इफिकेसी। ठीक है। फोर्थ, थेरेप्यूटिक विंडो। थेरेप्यूटिक विंडो का मतलब है कि जो दवा खाया रिसेप्टर से बाइंड हुआ, प्रॉपर इफिकेसी वाला अगर है तो जाहिर सी बात है कि आपके इलनेस को वो कम करेगा, दैट इज कॉल्ड अ थेरेप्यूटिक विंडो। द रेंज ऑफ ड्रग डोजेज दैट प्रोड्यूसेस थेरेप्यूटिक इफेक्ट, क्या करेगा, थेरेप्यूटिक इफेक्ट विदाउट काउजिंग सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट। तो आपके बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट ना प्रोड्यूस करके जो आपके बॉडी में इलनेस था, जो आपके बॉडी में प्रॉब्लम था, उसको कम कर देगा ये ड्रग, दैट इज कॉल्ड अ थेरेप्यूटिक, सही कर देगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा है साइड इफेक्ट एंड एडवर्स रिएक्शन। क्या होता है, अनइंटेंडेड इफेक्ट, जो आपने सोचा नहीं वैसा इफेक्ट हो गया दवा खाने के बाद, ऑफ अ ड्रग दैट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प इन मैनेजिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द ड्रग थेरेपी। तो ऑब्वियस ही बात है, जब मैं ड्रग को खा रहा हूँ तो इमेजिन नहीं था कि इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से इफ़ेक्ट्स आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। अनइमेजिनरी इफ़ेक्ट्स आपको कभी कभी हो सकता है दिखने के लिए मिल जाए साइड इफ़ेक्ट के फॉर्म में, और कभी कभी इमेजिनरी इफेक्ट दिखने के लिए मिलेंगे। जैसे कोई भी ड्रग खाओ, दो साइड इफेक्ट कॉमन है, दैट इज कॉल्ड वॉमिटिंग एंड नोजिया, उल्टी होना और जी घबराना। ये दो साइड इफेक्ट सारे ड्रग के लिए कॉमन है। बाकी और कुछ अलग अलग साइन सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, बाकी ये दोनों जो है ना बिल्कुल स्टेबल है सब ड्रग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है टॉलरेंस एंड सेंसिटाइजेशंस। तो चेंजेस इन द बॉडीज रिस्पॉन्स टू अ ड्रग ओवर टाइम वेयर द टॉलरेंस इन्वॉल्व्स डिक्रीजेस रिस्पॉन्सिवनेस। तो देखते होंगे कि कभी कोई इंसान 40 mg का पेंटेप्राजोल, जो कि हमारा गैस का दवा है ना, वो खा रहा था, तो उससे क्या होते थे ना कि उसके गैस के फॉर्मेशन नहीं होते थे स्टमक में। तो समय समय के साथ क्या हुआ कि लंबे समय तक पेंटोप्राजोल वो पेशेंट ने यूज़ किया, उससे क्या हुआ कि आने वाला समय में वो 40 mg का जो टैबलेट बार बार खा रहा था, उसके कारण से एक समय ऐसा आएगा कि जब वो 40 mg का पेंटोप्राजोल खाएगा तो हो सकता है कि वो उसकी गैस की फॉर्मेशन की प्रॉब्लम इस बार सही ना हो। कई बार आपने डेली टू डेली लाइफ में देखा होगा कि जो ड्रग कम डोज वाली में हमारी इलनेस को ट्रीट कर देती थी, वो कभी कभी क्या होता है वो डोज पे नहीं सुनता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज बढ़ा के फिर वो दवा को लेना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड अ टॉलरेंस इफेक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो आई होप सो फार्माको डायनेमिक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक। फार्माकोथेरेप्यूटिक क्या होता है? तो थेरेप्यूटिक का नाम से पता चल रहा है कि जो आप ड्रग खा रहे हो तो आपके बॉडी में वो ड्रग जाके आपकी इलनेस को कितना ठीक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। तो आप वो सारा पढ़ सकते हो।
ये पॉइंट पढ़ सकते हो, सारा का सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। आप जब इस लाइन को पढ़ोगे ना, आई एम मेकिंग अ डैम श्योर गारंटी, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल समझ में आएंगे। और अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखना, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको डिटेल तरीके से फिर से देख लूँगा। लेकिन ये गारंटी है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोथेरेप्यूटिक, समझ में आ जाएगा। एक बार देख लो स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, फार्माकोथेरेप्यूटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग आर यूज टू ट्रीट डिजीज focusing on the mechanism of action, therapeutic uses and side effect of the medication. It integrates pharmacology which is the science of the drug action on the biological system. तो वही बात है कि जो आप ड्रग खा रहे हो तो आपके बॉडी में जाने के बाद वो किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, किस तरीके से उसका जो आपने ड्रग लिया है वो कैसा उसका मैकेनिज्म है, मोड ऑफ एक्शन कैसा है, आपके बॉडी पे काम कैसा कर रहा है, आपके बॉडी में कितना साइड इफेक्ट डाल रहा है और कितना यूजफुल है वो, दैट इज सारा वो चीज़ वही है। आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, गारंटी है मेरी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कीमोथेरेपी क्या होता है? नेक्स्ट एक मिनट। आई होप सो ये जो हमारा लेक्चर है वो 1 आवर से ऊपर हो चुका है। तो कीमोथेरेपी से मैं सेकेंड वाले लेक्चर्स में और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। सो ये लेक्चर नंबर 1 हमारा आप लोगों के साथ कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से फार्माकोलॉजी सीरीज स्टार्ट हुआ है हम लोगों का, और ये पहला लेक्चर था हमारा। आप लोग प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, और अगर कुछ समझ नहीं आए, कहीं कोई समस्या लगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखें। तब तक के लिए थैंक यू।